तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परम एजुकेशन पे। आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। याद रखिएगा, हर एक टॉपिक को आप लोगों को कवर करते हुए चलना है, क्योंकि एक छोटा छोटा पॉइंट आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम में मिस कर देते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो आपका जुलाई में आने वाला है, 2, 3, 4। तो आप लोग प्रिपरेशन इतनी अच्छे से करिए कि आप यूपी टेट में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा करा कि बाल विकास का सही क्रम क्या है। पहला करा हमारा यहाँ पे संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक। दूसरा हमारा करा है कि शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। तीसरा करा है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। और वहीं पे चौथा हमारा करा है कि सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि पहले का उत्तर ही आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर सही दीजिएगा। और जितने भी लोगों का सही उत्तर आएगा कमेंट बॉक्स में अगली बार बता दिया जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दूसरे प्रश्न से। तो दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का अवस्था जो होती है या फिर अवस्था जो होती है क्या कहलाती है। पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे संवेदीगात्मक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरा कह रहा संक्रियात्मक पूर्व अवस्था, या फिर कर सकते हैं आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी राइट आंसर होगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था आती है इसके ऊपर, 2 से 7 से ऊपर आती है। औपचारिक जो होती है इसमें बालक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो जाएगा आपका दूसरा। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न कह रहा है सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। कह रहा है कि सीखने में जो प्रेरणा है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें कह रहा है दंड देना। दंड देने से बालक क्या है, आपके प्रति नेगेटिव यहाँ पे बिहेवियर रखेगा। दूसरा कह रहा है व्यवहार नियंत्रित करना। बालक जो होता है छोटा होता है, 1 से लेकर 5 तक की क्लासों में क्या होता है, बालक जो होते हैं अपने अनुसार सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सीखने के लिए उत्साह को बढ़ावा देना। जैसे में बालकों को पहले 2+3 अगर पढ़ाना है तो बालकों को कहेंगे 2 बल्ब है, या फिर कहेंगे 2 पेड़ है, और इसके बाद 2-3 पेड़ और उसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा। तो बालक इस तरीके से सोचकर बता देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के। बढ़ेंगे आगे। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न करा है कि बाल यहाँ पे करा है केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है। पहला करा है कि शिक्षक का यहाँ पे प्रभुत्व, नहीं, यहाँ पे शिक्षक को नहीं, बालक का यहाँ पे महत्व होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, नहीं, बालक केंद्रित होना चाहिए। बच्चों की रुचि व यहाँ पे उसकी आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। जिसमें बालक खेल खेल के अंदर यहाँ पे सीखने का प्रयास करता है वही आपका क्या होगा, सबसे बेहतर तरीके से यहाँ पे शिक्षण ग्रहण करेगा। तो जिसके अंतर्गत बालक जो होते हैं, आप देखेंगे कि जो बालक छोटे होते हैं वो सीखने के लिए कुछ नए तरीकों का यहाँ पे तरीकों से सीखने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे किंडरगार्टन पद्धतियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा अनौपचारिक अधिगम का उदाहरण है। अनौपचारिक कर रहा है, तो अनौपचारिक का मतलब होता है खेल खेल में, जहां पे किसी चीज की दबाव ना हो, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कक्षा में पढ़ना, ये जो होगा आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये अधिगम के अंतर्गत आएगा। अनौपचारिक जो होगा, औपचारिक जहां पे आप देखेंगे कि किसी कार्य के लिए होता है या फिर किसी उद्देश्य के लिए। अनौपचारिक जिसका मतलब ये होता है कि बिना किसी दबाव के आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पे परीक्षा देना नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए बालक खेल खेल में सीख रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं। इस तरीके से बालक क्या है, अच्छे तरीके से सीखेंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 6ठे प्रश्न पे। 6ठा प्रश्न हमारा करा कि अधिगम को अस्थायी बनाने का सबसे सहायक, अस्थायी का मतलब होता है जो बालक के मस्तिष्क में बैठ जाए, बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आपका अभ्यास है। रटंत नहीं होगा, दंड नहीं होगा, डर नहीं होगा, ये सब नेगेटिव पॉइंट है, याद रखिएगा। ये सब आपकी क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन राइट आंसर आपका अभ्यास के द्वारा बालक क्या होंगे, बार बार उसी क्रियाओं को करेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। आप ही लोग किसी प्रश्न को बार बार अगर करेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न करा कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा समावेशी बालकों का महत्व मतलब ये होता है कि जिसमें बालक सभी को समान रूप से सिखाया जाए, जिसमें एक ब्लाइंड बालक होता है, एक अक्षम बालक होता है, और सभी बालक जो सही हैं उन सभी के साथ क्या है, उनको क्रियाओं कराना यानी पढ़ाना। अक्षम बालकों को यानी जो ब्लाइंड बालक है, देख नहीं सकता, उसे ब्रेन लिपि का प्रयोग करेंगे, और जो बालक विकलांग है उसे क्या करेंगे, उसके अनुसार शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चों को समान रूप से अवसर देना, जिसमें भी आपको अवसर देना नजर आ जाए, समझिए ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। केवल यहाँ पे एक की बात कर रहा है,
केवल यहाँ पे कह रहा है कि दिव्यांग के लिए नहीं, कमजोर बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 8वें पे। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार क्या करिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। 8वां हमारा कह रहा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो है नैतिक विकास जो है आपका कोहल वर्ग से, जिसमें बालक सोचता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बी आपका सही होगा। एक बार आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए? समाज यहाँ पे सम्मानात्मक होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए, या फिर केवल यहाँ पे शब्द आए काट दीजिए, निरंतर और यहाँ पे व्यापक के रूप में होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा, निरंतर और व्यापक। निरंतर का मतलब होता है लगातार, और व्यापक का मतलब होता है के उपरांत। यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, आप किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आप वहां पे टेस्ट ले लें उनका, या फिर कह सकते हैं किसी बुक को यहाँ पे आप पूरा पढ़ा लें, इसके बाद आप टेस्ट ले लें। यानी आप चैप्टर पढ़ा के ले लिए, ये निरंतर हो गया। पूरा बुक पढ़ा के आप लिए, ये व्यापक हो गया। इतना याद रखिएगा, जो शुरुआती क्रम में ले लिया जाए एग्जाम, वो आपका निरंतर होगा। जो छमाही होता है, सालाना होता है, वो आपका व्यापक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? ये प्रश्न कर रहा है सीखने में भूल सुधार किसका भाग है? तो ये जो है अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अनुशासन का नहीं होगा, दंड का नहीं होगा, पाठ्यक्रम का नहीं होगा। ये अधिगम की प्रक्रिया, बालक खेल खेल में सीखता है या फिर त्रुटियां करके सीखता है, बार बार रिपीट करता है, वही क्या है आपका सही होगा। जैसे बालक को यहाँ पे देखिए मैम ने दिया है क्या सिखाने के लिए, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें बालक गलत कर देता है, तो उसमें क्या है, वो उसे बताते हैं कि आपने इतना सही किया, इतना गलत। फिर बार बार प्रयास करने से वो एक ऐसा समय आएगा जिसमें बालक क्या करेगा, सीख लेगा पूरी तरीके से। तो राइट आंसर अधिगम की प्रक्रिया है त्रुटियां। आगे बढ़ेंगे आप 11वें प्रश्न पे। 11 का हमारा कह रहा है किशोरावस्था का मुख्य विशेषता क्या है? इसमें भावात्मक नहीं होता है, सामाजिक नहीं होता है, पहचान संकट की मैं किस में जाऊं, मेरी रुचि किस में है, मैं संगीत में जाऊं या खिलाड़ी बनूं, या फिर मेरी उद्देश्य क्या है। ऐसे तरीके जो होते हैं, पहचान संकट अपनी पहचान को खोजने का प्रयास करता है, ये किशोरावस्था की होती है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। क्लास थोड़ी फास्ट है क्योंकि अगली क्लास भी चलानी है, इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट तरीके से चलाई जा रही है, क्योंकि वहां पे एग्जाम में जितने फास्ट तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आपको वहां पे टाइम नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए अपनी जो टेस्ट का जो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे थोड़ा बढ़ाइए। यहाँ पे कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? पहला कह रहा है यहाँ पे कह रहा है व्यक्तित्मक अभ्यास पर। सामाजिक अंतरक्रिया, आपका वाइगोस्की सामाजिक अंतरक्रिया के लिए जाने जाते हैं, अनुवांशिकता के लिए नहीं, दंड के लिए नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका दूसरा सही होगा। बढ़ेंगे 13वें प्रश्न पे। 13 का प्रश्न हमारा कर रहा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट संबंधित है किससे? यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक की योग्यता पर नहीं, पाठ्यक्रम पर नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सहायता के लिए, यहाँ पे सहायता होगी, सहायता के लिए सीखना, जिसमें क्या है आप देख सकते हैं, बालक किसी कार्य को करता है, व्हाट आई यहाँ पे कैन डू, मतलब कैसे करें, यहाँ से आगे बढ़ता है तो यहाँ तक आता है, इसके बाद रुक जाता है। तो ये किसी दूसरे की सहायता से आगे बढ़ना, दूसरे की सहायता से आगे बढ़ना ही आपका क्या है, जेडपीडी आएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 का। 14 में यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको गलत न करिएगा। कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हार्वर्ड गार्डनर से। इसमें उन्होंने बताया है कि बालक क्या क्या बनना चाहता है या फिर कैसे सीखना चाहता है। जैसे एक बालक जो होता है मैथमेटिकल में बहुत ही अच्छा होता है, कोई जो है लॉजिकल में होता है, कोई यहाँ पे नेचर से संबंधित होता है, कोई यहाँ पे रिलेशनशिप से होता है, कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं अकेले यहाँ पे होता है, कोई किसी के साथ होता है, या फिर कोई पढ़ने में, या फिर कि हर कह सकते हैं कि हर बालक की जो बुद्धि होती है सोचने समझने की वो अलग अलग होती है। तो ये किसने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। यहां से 1 नंबर आपके बनेंगे। अगर हम बात करें 15वें प्रश्न की, तो 15 का प्रश्न करा है कि रचनावादी शिक्षण का आधार क्या है? तो ये जो है विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता से होती है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। रटंत नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, शिक्षक का व्याख्यान नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? विद्यार्थियों का सक्रिय। जैसे सक्रिय का मतलब होता है मिलजुल कर किसी कार्य को करना। ये जो है बालक अपने में जो आमोद प्रमोद करते हैं, मतलब सीखते हैं, उसके द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से सीखते हैं। किसको आ रहा है, जैसे एक टीचर ने पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, तो जिसको आएगा वो क्या करेगा, हाथ ऊपर करके बताएगा कि मुझे आ गया है। तो इस तरीके से बालक अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 16 का।
16 का करा कि अधिगम में प्रतिपुष्टि का कार्य क्या है? करा कि डर पैदा करना, नहीं निगेटिव होगा। सुधार कर अवसर देना, यही आपका क्या होगा? सही होगा। दंड देना नहीं, तुलना करना नहीं, किसी एक दूसरे में तुलना नहीं करना है, दंड नहीं देना है, डर पैदा नहीं करना है। सुधार कर अवसर, जैसे आप बालकों को बताएंगे कि ये प्रश्न ऐसे सही है, गुड, आपने अच्छे किया, इस तरीके से ट्राई अगेन करके और बालक सीखता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। क्लास फास्ट है, याद रखिएगा, बहुत ही फास्ट तरीके से आज की क्लास चलेगी, क्योंकि अगली क्लास भी ये लानी है। उसके लिए पीपीटी फाइल बनानी है, जो कि अभी तक खत्म हो गई है, उससे फिर से बनाना है। 17 का हमारा कार्य कि व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, अभ्यास है, समान पाठ्यक्रम। ये जो है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? आपका चौथा सही होगा। ठीक, जितने भी लोगों का चौथा आया एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 का देखिए हमारा क्या करा है? शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक किस रूप में होनी चाहिए? यहाँ पे कह रहा है कि सूचनाबद्ध, मार्गदर्शक, अनुशासक और परीक्षक। इन दोनों में से आपको बताना है, बी और डी में से, कि राइट आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे 18वें का। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का प्रश्न करा है, अधिगम अक्षमता का उदाहरण क्या है? जहां पर बालक भूल जाए या फिर किसी चीज में सीखने में कठिनाई हो रही है, उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे में प्रतिभाशाली बालक, डिसलेक्सिया, धीमी लेखन गति, आलस्य। ये जो है क्या है आपके, इसमें से राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे डिसलेक्सिया। अधिगम अक्षमता का कारण है डिसलेक्सिया। जैसे में कि बी और डी में अंतर न कर पाना, 9 और 6 में अंतर नहीं कर पाना, साव को वाज को शाव पढ़ना। इस तरीके से क्या करता है बालक जो है उसमें गलतियां कर देता है, तो ही अधिगम अक्षमता होती है, पढ़ने में कठिनाई। जल्दी ही आप लोगों के लिए अधिगम अक्षमता से भी आपके जितने भी प्रश्न हैं, टॉपिक्स हैं, उसको बना लिया जाएगा। तो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कक्षा में विविधता का सही यहाँ पे समाधान क्या है। एक सा शिक्षण पद्धति नहीं, अलग अलग दंड देना नहीं। यहाँ पे करा कि विमेदित शिक्षण, इसका मतलब ये है कि आपको सभी को उसके आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षा देना, यही आपका राइट आंसर होगा। तीसरा आपका सही होगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते यही कहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इसे शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाइएगा, क्योंकि जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ मैराथन के ऐसे केस पेपर लाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो ताबड़तोड़ तैयारी के साथ थी, उसके लिए आप लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा, शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।